न जलाने के लिए जहां सरकार और कृषि विभाग किसानों से अपील कर रहे हैं, वहीं किसान भी अब पराली प्रबंध में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। साथ ही लगातार इस प्रबंध से किसानों को भी इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए एग्रीकल्चर विभाग के कृषि विशेषज्ञ अधिकारी डॉक्टर अजय डिढोल ने बताया कि पराली प्रबंध के तहत गांव हैदरवाला में किसान सुखचैन उसके सहयोग से साथ ही किसानों ने भी 98 एकड़ पराली की गांठों को बांधकर पराली प्रबंध में सहयोग दिया है। वहीं चुहाड़पुर गांव में भी 65 एकड़ पराली की मिट्टी में मिलाकर पराली प्रबंध को पुख्ता किया गया है और किसान की प्रबंध में पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान हैदरवाला के किसान सुखचैन ने कहा कि मैंने कसम खा रखी है कि मैं अपने जीते जी कभी भी पराली में आग नहीं लगाऊंगा। मेरे सभी किसान भाइयों से अपील है कि सभी अपने खेतों में पराली की बल्कि गांठें बांधकर 1000 प्रति एकड़ लाभ कमाएं और फिर पराली को धरती में भी मिलाकर धरती पर उर्वरक शक्ति बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में हमें खाद की भारी किल्लत को ना झेलना पड़े। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रदेश के किसानों से फसल अवशेष प्रबंध अपनाने की अपील की है। इसके तहत जो किसान स्ट्रॉबेलर की ओर से पराली की गांठ बांधकर या बनवाकर उसका निष्पादन किसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और अन्य औद्योगिक इकाइयों में करेगा, उसे 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए एग्रीकल्चर विभाग के डॉक्टर अजय डिढोल ने कहा कि अब लगातार किसानों में भी पराली प्रबंध के प्रति अधिक जागृति आ रही है और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जिसके कारण लगभग हर रोज किसान उनसे पराली प्रबंध करने के बारे में पूछ रहे हैं और विभाग भी उन्हें गांठ बनाने वाली मशीन और धरती से मिलाने वाली मशीन के बारे में अवगत करवा रहे हैं। साथ ही उन्हें सोसाइटी से भी मशीनों को दिलाकर किसानों का सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के लोगों को दीपावली मेले से जुड़ने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने त्योहारों के मौसम में मिलावट और जमाखोरी करने वालों को भी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में 28 अक्टूबर से दीपावली मेला शुरू हो रहा है। अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मेले में आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि पर्व को देखते हुए खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर नजर रखी जाए, मिलावट रोकने के लिए अभियान चलाए जाएंगे, जमाखोरों के खिलाफ भी छापेमारी की जाए। वहीं मौसमी बीमारों के मद्देनजर उन्होंने डेंगू और मलेरिया से प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एटा, मैनपुरी और कासगंज में तत्काल चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम भेजने को कहा है। यह टीम मुआयना करने के साथ ही स्थानीय चिकित्सकों की टीम को बीमारी रोकने के उपाय बताएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश शनिवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कोविड सहित अन्य बीमारियों की समीक्षा के दौरान की दिए। लखीमपुर खीरी की तुकनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके चलते आशीष मिश्रा मोनू को जेल से जिला अस्पताल के सेफ हाउस में भर्ती कराया गया है। मेडिकल जांच में आशीष NS1 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि आशीष मिश्रा का लाइलाज जांच के लिए सैंपल लखनऊ भेजा गया था। उधर जिला अस्पताल में भर्ती कराते वक्त आशीष मिश्रा का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें उसका रैंडम शुगर लेवल बढ़ा मिला। जानकारी देते हुए जेलर पंकज सिंह ने बताया कि डेंगू के लक्षण दिखे हैं। जांच के लिए सैंपल लखनऊ भेजा गया है। अभी डेंगू की पुष्टि नहीं है। आशीष मिश्रा मोनू की जांच टीम ने दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट में जांच टीम से पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा की 48 घंटे में पुलिस कस्टडी रिमांड दी थी। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र में हाईवे पर शनिवार रात बाइक सवार पिता पुत्र समेत 3 लोगों की अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इससे तीनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
हादसे के बाद मृतक के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पचखोरा के गांव धर्मपुर जारखी निवासी 18 वर्षीय सुखबीर अपने पिता राजकुमार और मैनपुरी के गांव अतिकुलापुर निवासी कृपाल के साथ बाइक से फिरोजाबाद की तरफ आ रहा था। इंदुमिये गांव के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कृपाल सिंह और सुखबीर की मौत मौके पर ही हो गई। राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल भिजवाया। रविवार सुबह करीब 4 बजे उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। उधर हादसा करने वाले वाहन का पता नहीं चल सका है। डेंगू के खिलाफ अपने रविवार के अभियान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की है कि सुबह 10 बजे से 10 मिनट के लिए अपने घर और नज़दीक इलाकों पर नज़र दौड़ा लें। अगर कहीं साफ पानी जमा हो तो उसे साफ कर दें। इससे दिल्ली को डेंगू मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल दिल्ली सरकार हर हफ्ते को 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट अभियान चला रही है। इसके तहत लोगों ने अपने घर के आसपास साफ पानी जमा न होने देने या जमा पानी में तेल की कुछ बूंदें डालने की अपील की जाती है। मुख्यमंत्री समेत दिल्ली के सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में दिल्ली वासियों इस अभियान से जुड़े हैं। कोशिश डेंगू को जड़ से खत्म करने की है। इस रविवार अभियान की टैगलाइन डेंगू अभियान से जुड़ी है। हम सब डेंगू को हरा कर ही दम लेंगे अब दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली अब डेंगू के खिलाफ लड़ाई को जीतने के नजदीक है। जम्मू कश्मीर में अचानक बड़ी आतंकी घटनाओं के बीच यहां के जेलों में बंद आतंकियों को दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। शनिवार को आतंकी गतिविधियों में शामिल 38 कैदियों को जम्मू कश्मीर से आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। ये सभी वे कैदी हैं जिन्होंने न सिर्फ घाटी में आतंक बढ़ावा दिया है बल्कि बड़े स्तर पर आतंकियों की मदद भी की है। बता दें, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की धारा 10B के तहत 26 आतंकियों को आगरा की जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया। ये 26 आतंकी कश्मीर की अलग अलग 7 जेलों में बंद थे। इनमें से 6 श्रीनगर, 5 बांदीपुरा, 5 पुलवामा, 4 बडगाम, 3 बारामूला, 2 शोपिया, 1 अनंतनाग की जेल में बंद थे। इसके बाद शनिवार को आगरा सेंट्रल जेल के सीनियर पुलिस ऑफिसर BK सिंह ने बताया कि 38 कैदी यहां शिफ्ट किए गए हैं, जिसमें 27 कश्मीर से हैं और 11 जम्मू के जेलों से आए हैं। इससे पहले 19 अक्टूबर को कुछ आतंकी आगरा की जेल में शिफ्ट हुए थे। अब तक 56 आतंकियों को शिफ्ट किया जा चुका है। हालांकि प्रशासन ने यह साफ किया है कि यह कदम क्यों उठाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो रविवार को जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे। शाह की जम्मू में आर्टिकल 370 हटाने के बाद यह पहली रैली है। शाह को अपने पहली भगवती नगर में रैली को संबोधित करना था, जिसमें करीब 1 लाख लोग शामिल होने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अब यह रैली जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होगी, जिसमें 2000 लोग के बैठने की क्षमता है। ऐसे में भाजपा की बड़ी रैली करने की मकसद पूरा नहीं हो सका। इसी के साथ शाह उधमपुर और हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर भी रखेंगे। उसके बाद में अमित शाह IIT नगरोटा जम्मू में ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे और नए ब्लॉक की नींव पत्थर भी रखेंगे। जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक 40,000 से ज्यादा सब मिलाकर सेना, दहशतगर्द और नागरिक, सुरक्षाकर्मी, सेना सब मिलकर 40,000 लोगों की जान गई है। इसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है? दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता।
विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना। सरकार तो प्रयास कर सकती है। दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। चीन की राजधानी में शनिवार को कोविड-19 के कुल 9 मामले सामने आए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले देखते हुए अधिकारियों ने जांच बढ़ाने और होटल को बुकिंग पर रोक लगाने के कदम उठाए हैं। बीजिंग में संक्रमित पाए गए 5 लोगों को इनर मोंगोलिया स्वास्थ्य क्षेत्र, नगेशिया हुई स्वास्थ्य क्षेत्र और शाक्सी प्रांत की 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच यात्रा की थी और ये लोग 16 अक्टूबर को बीजिंग लौटे। नागरिक स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक संक्रमित पाया गया एक अन्य व्यक्ति एक संक्रमित से के करीब संपर्क में आया। वहीं इसके अलावा शुक्रवार को भी देश में संक्रमण के 32 मामले सामने आए थे। इन मामलों में वृद्धि के पीछे शंघाई में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति बताया जा रहा है, जो शियान समेत कई शहरों में गए और कोविड-19 से पीड़ित पाए गए हैं। इसके बाद अधिकारी इस दंपत्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के काम में जुट गए। 3 दिन के भीतर उनके करीब संपर्क में आए सैकड़ों लोगों का पता लगाया गया और उनके साथ यात्रा करने वाले 5 लोग भी बाद में संक्रमित पाए गए। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का पहला मरीज कानपुर में मिला है। एयरफोर्स स्टेशन के वारंट अफसर MM अली को संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया है, जिसमें जीका वायरस की पुष्टि हुई। जीका संक्रमित रोगी मिलने की खबर पर स्वास्थ्य विभाग में सनसनी फैल गई। उनके साथ काम करने वाले पौरखपुर में उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सैंपलिंग करके जांच के लिए पुणे भेजे जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को आ सकती है। मामले की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली के विशेषज्ञों की टीम उत्तर प्रदेश पहुंची। जीका संक्रमण की रोकथाम के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। एयरफोर्स के वारंट अफसर MM अली को 4-5 दिन में बुखार आ रहा था। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करने वाली हेली कंपनियां भारतीय वन जीव संस्थान के मानकों और NGT के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। केदार घाटी से धाम के लिए उड़ान भर हेलीकॉप्टर निर्धारित 600 मीटर की ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे हैं। साथ ही हेली कंपनियां प्रतिदिन का शटल साउंड और ऊंचाई का रिकॉर्ड केदारनाथ वन जीव प्रभाग को नहीं भेज रही हैं। इस संबंध में प्रभागीय स्तर से हेली कंपनियों को पत्र भेजकर जवाब मांगा गया है। इस वर्ष 6 कंपनियों के हेलीकॉप्टर गुप्ताकाशी, शेरसी और बड़ासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर नदी तल से 150 से 250 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर की उड़ान की यह ऊंचाई केदारनाथ वन जीव प्रभाग के भीमबली में स्थित मॉनिटरिंग स्टेशन में रिकॉर्ड हो रही है। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी काउंसिल ने कैडिल जैकोव डी वैक्सीन की 1.50 लाख डोज जारी कर दी है। इससे पहले संस्थान ने वैक्सीन के एक बैच यानी 1 लाख से अधिक डोज की जांच के बाद मान्यता दी थी। कंपनी अब इस वैक्सीन को देश में विभिन्न बाजारों में उतारेगी। खास बात यह है कि जैकोव डी वैक्सीन 12 साल से लेकर सभी आयु वर्ग पर कारगर होगी। यह वैक्सीन बच्चों के लिए पहला और अब तक का तीसरा भारतीय टीका होगा। अब कंपनी की ओर से DNA आधारित कोरोना वायरस के रिलीज हुए डोज बाजार में उतारे जाएंगे। यह 3 डोज वाला टीका है। पहली डोज लेने के 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज लेनी होगी। गौरतलब है कि बीते दिनों वैक्सीन के 4 बैच लैब पहुंचे थे। परीक्षण के बाद CDL कोसली के लगभग 1.50 लाख डोज के 3 बैच रिलीज किए गए हैं। दूसरे चरण के लिए अन्य बैच का परीक्षण शुरू हो गया है। CDL कोसली के बाकायदा अपनी वेबसाइट में इसकी पुष्टि की है। इससे पहले जायडस कैडियल कंपनी
CDL कोसली में क्लिनिकल ट्रायल के लिए बैच लगाकर भेज रही थी। यह बैच परीक्षण में खरे उतरे, जिसके बाद कंपनी ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। मंजूरी के बाद कंपनी ने वैक्सीन बाजार में उतारने के लिए 4 बैच CDL भेजे थे, जहां से अब 3 बैच को मंजूरी मिली है और कंपनी अब वैक्सीन को बढ़ाकर लगातार बैच जांच के लिए भेजेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक चलती बस में आग लग गई। बस में अचानक आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस में आग रिद्धि सिद्धि चौराहे पर चलती बस में लगी। इस तरह हादसे में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक बस खिरड़ी फाटक से ट्रांसपोर्ट नगर जा रही थी। इस बस में कुल 28 यात्री सवार थे। इनमें पटवारी भर्ती परीक्षा के 20 अभ्यर्थी भी शामिल थे। सबसे पहले बाइक सवार ने बस के अगले हिस्से से आग निकलते देख बस में ड्राइवर को आग लगने के बारे में बताया। इसके बाद बस ड्राइवर ने बस को साइड में रोककर तुरंत सवारियों को उतारा। बस के अंदर से सभी सवारी उतरने के कुछ देर बाद ही बस में अचानक तेजी से आग लग गई और पूरी बस जलने लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। डीजल टैंक तक आग नहीं पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं सड़क किनारे धू कर जल रही बस को देखकर लोग हैरान थे। महज 5 मिनट में बस ने आग पकड़ ली और 10 मिनट में बस पूरी तरह जल गई। आग की भयावह इसी से लगा सकते हैं कि ड्राइवर बस में रखे अग्निशमन यंत्र तक भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से रविवार को छठे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी। रविवार डीजल के दाम 34 से 38 पैसे हो तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 107.59 रुपये जबकि डीजल का दाम 96.32 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113.46 रुपये और डीजल की कीमत 104.38 रुपये प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108.11 रुपये जबकि डीजल के दाम 99.43 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में भी पेट्रोल 104.52 रुपये प्रति लीटर है तो डीजल 100.59 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगना हो जाता है। अमेरिका के जॉर्जिया में फोर्ट वैली स्टेट यूनिवर्सिटी के पास शनिवार रात गोलीबारी हुई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया कि ऑफ कैंपस पार्टी के दौरान शूटिंग की घटना हुई, जिसकी जांच की जा रही है। जिस व्यक्ति की मौत हुई वह फोर्ट वैली स्टेट यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है। महाराष्ट्र में ठाणो के उल्लासनगर कैंप 5 इलाके में बीती रात एक इमारत की 5वीं मंजिल से क्रिकेट का स्लैब गिर गया। इसके मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल है। राहत और बचाव का काम जारी है। मलबा हटाने का काम भी जारी है।